जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज कर रहे थे और उसमें जो है हम लोग भाग 5 पढ़ रहे थे। और भाग 5 में हम लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा। उसमें जो है मंत्रियों के कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, यानी मंत्री का स्तर क्या है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, तो ये जो है कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, ये सब भी हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने भारत के महान्यायवादी के बारे में भी जो है उनके पावर्स के बारे में जाना। महान्यायवादी का जो है आर्टिकल 76 में प्रावधान दिया गया है, इसके बारे में भी जाना। अब जो है फ्रेंड्स, हम लोग संघीय विधायिका के बारे में जानेंगे। और यही संघीय विधायिका जो है केंद्र सरकार, ये संघीय विधायिका द्वारा ही जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है और इसी के माध्यम से जो है केंद्र की कानून बनती है, जो पूरे भारत देश में लागू होती है। वैसे और राज्य की विधायिका जो है किसी एक राज्य के लिए कानून बनाती है। जैसे बात करें एग्जाम्पल में, तो बिहार राज्य की विधायिका बिहार राज्य के लिए कानून बनाएगी। आंध्र प्रदेश राज्य की विधायिका आंध्र प्रदेश राज्य के लिए कानून बनाएगी। इस प्रकार जो है अलग अलग राज्य अलग अलग अपने अपने राज्य के कानून बनाएंगे। संघीय विधायिका जो कानून बनेंगे वो पूरे पूरे देश में प्रवृत्त होंगे, यानी कि लागू होंगे। तो उसी संघीय विधायिका के बारे में जानेंगे, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के बारे में हम लोग जानेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो संसद है वो संसद जो है राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना है, और उसके साथ साथ जो है राष्ट्रपति भी जो है उनके अंग है, लेकिन इनके सदस्य नहीं होते। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन इनके अंग होते हैं। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर हमारा संसद बनता है, और यही जो है हमारा संघीय विधायिका है। तो संघीय विधायिका में बात करें फ्रेंड्स, राज्यसभा, तो राज्यसभा को जो है फ्रेंड्स एक राज्यसभा होता है और दूसरा है जो है लोकसभा है। तो राज्यसभा को जो है अपर हाउस यानी कि यू फॉर अपर और एच फॉर हाउस, अपर हाउस यानी कि उच्च सदन कहते हैं, और इसका जो है विघटन कभी नहीं होता। ये जो है अस्थायी सदन होता है, और इसका जो है प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। 80 जो है राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया करता है। और उस राज्यसभा का गठन जो है बात करें फ्रेंड्स, तो पहली बार जो है राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया। इसके ये भी बात जो है ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें राज्यसभा की, तो फ्रेंड्स इसके सदस्य जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा जो है एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं, इनका जो निर्वाचन होगा वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जितने भी राज्य के विधानसभा हैं और जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, उनके जो है निर्वाचित सदस्य, जो भी जो है एमएलए चुने जाते हैं, यानी कि जो भी एमएलए होते हैं निर्वाचित सदस्य, वे जो है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में जो है भाग लेते हैं। और वो भी जो है उनका जो चुनाव होता है वो जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति भी जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यानी कि अन्य सदस्यों की नियुक्ति, बाकी जो बच जाते हैं सदस्य, वो 12 सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना है। और राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, यानी कि इसका विघटन कभी नहीं होता, और राज्यसभा कभी नहीं अंत होता है इसका। लेकिन उसके सदस्य की बात करें तो उसके सदस्य जो है माने जितने भी सदस्य, उसका 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर, यानी 2 वर्ष की अवधि पर जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। तो ये बात भी है जो है आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो राज्यसभा में जो है प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, इसके लिए जो है माने राज्यसभा में कोई, जैसे बिहार राज्य से बात करें, उत्तर प्रदेश से बात करें, तो उससे जो है कितना सदस्य राज्यसभा में जाएगा, ये बात जो है उसकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। यानी कि उस राज्य की जितनी जनसंख्या है, उसके जनसंख्या विशेष के आधार पर जो है ये बात तय किया जाता है कि कितना सीट जो है इस राज्य से, फलांग राज्य से राज्यसभा में जाएगा। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो संसद ने जो है 2003 में, संसद ने जब पार्लियामेंट ने 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो है संशोधन करते हुए राज्यसभा के निर्वाचन के लिए जो है निवास संबंधी शर्त को हटा दिया है। यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेट से राज्यसभा के लिए लड़ रहे हैं उसी स्टेट से उनका निवास हो। इस चीज़ को जो है 2003 में हटा दिया गया है। तो ये बात भी जो है आपको ध्यान रखनी है।
हैं राज्यसभा के पदाधिकारी की, तो राज्यसभा के जो है दो मुख्य पदाधिकारी होते हैं। एक होते हैं सभापति यानी कि चेयरमैन, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ही जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। और दूसरा होता है डिप्टी चेयरमैन यानी कि उपसभापति, जो उन सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, जबकि सभापति जो होते हैं वो सदस्य में से नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि सभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखना है। ये उपराष्ट्रपति होते हैं और वो उपराष्ट्रपति ही जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट ही जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है यानी कि ऑफिशियो चेयरमैन होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि उसके जो है ये सदस्य नहीं होते। ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद ये डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो ये जो है इन्हीं सदस्यों में से एक होते हैं। ये बात भी ध्यान रखना है। उसके बाद राज्यसभा के कार्य और शक्ति यानी कि वर्क एंड पावर की बात करें कि राज्यसभा की कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, तो गैर वित्तीय विधेयक के संबंध में जो है राज्यसभा को उतनी शक्ति प्राप्त है जितना जो है लोकसभा को, यानी कि यहाँ पर जो है राज्यसभा लोकसभा के बराबर हो जाता है। कौन से विधेयक के संबंध में, तो गैर वित्तीय विधेयक के संबंध में। जो वित्तीय विधेयक नहीं है और वित्त से संबंधित नहीं है वैसे विधेयक गैर वित्तीय विधेयक कहलाएंगे। तो वो जो है इसमें जो शक्ति है वो राज्यसभा का लोकसभा के बराबर है। उसके बाद धन विधेयक के मामले में बात करें तो धन विधेयक के मामले जो है इनके पास शक्ति कमज़ोर है। धन विधेयक के मामले में जो है धन विधेयक के मामले में फ्रेंड्स उसे जो है 14 दिन के भीतर जो है विचार करके लोकसभा को भेजना पड़ता है। और धन विधेयक के मामले में 14 ही दिन तक ये रोक के रख सकती है और 14 दिन के अंदर जो है इस मनी बिल को विचार करके भेजना पड़ेगा। उसके बाद बात करें तो संविधान संशोधन विधेयक के मामला में जो है राज्यसभा की शक्ति, ये संविधान संशोधन अगर होगा तो उसमें में जो है कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट में जो है राज्यसभा की शक्ति लोकसभा की शक्ति के बराबर होती है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो संविधान संशोधन विधेयक में ये बात भी ध्यान रखना है कि इसमें ज्वाइंट मीटिंग का जो है प्रावधान नहीं होता है। संविधान संशोधन विधेयक में ज्वाइंट मीटिंग का प्रावधान जो है नहीं होता है। ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें राज्यसभा को जो है दो विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त है जो कि लोकसभा के पास नहीं है। ये बात ध्यान रखना है कि राज्यसभा को ऐसा दो विशेष अधिकार प्राप्त है जिसमें ये लोकसभा से ऊपर है, यानी कि लोकसभा को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। तो फ्रेंड्स जानते हैं कि ये दो अधिकार क्या है। तो राज्यसभा के ये दो अधिकार की बात करें फ्रेंड्स तो आर्टिकल 249 यानी कि अनुच्छेद 249 में ये कहा गया है कि राज्यसभा को अधिकार है कि वह जो है उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से जो है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय को जो है राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। यानी कि ये 249 के तहत जो है राज्यसभा को ये शक्ति प्राप्त है कि जितने भी सदस्य उपस्थित और मतदान करने वाले उनके 2/3 के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को जो है राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और राज्यसभा द्वारा जो है यह पारित जो यह संकल्प होगा 1 वर्ष के अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा। तो ये बात भी ध्यान रखना, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो विधेयक बनेंगे इनके द्वारा इस विधि से, तो ये जो है राष्ट्रीय महत्व के जो विधेयक बनेंगे तो ये जो है 1 वर्ष के लिए ही प्रवृत्त रहेगा। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स और राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है ऐसा किए जाने पर किसको हो जाता है, संसद को हो जाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स अनुच्छेद 312 की, तो ये दो विशेष अधिकार जो है अनुच्छेद 249 और 312 ये जो है राज्यसभा को प्राप्त है और लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स अनुच्छेद 312 की, तो इसके अंतर्गत जो है राज्यसभा को शक्ति दी गई है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से जो है कोई भी नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार जो है किसको दे सकती है, तो नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार जो है संसद को दे सकती है। वो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 312 के तहत। तो ये जो है विशिष्ट अधिकार सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो है महत्वपूर्ण राज्यसभा से संबंधित अभी तक फैक्ट थे। उसके बाद फ्रेंड्स अब बात करें तो अब लोकसभा के बारे में जानते हैं। दूसरा सदन है और ये जो है लोअर हाउस है यानी कि निम्न सदन है, निचला सदन है। और इसका जो है प्रावधान फ्रेंड्स अनुच्छेद 81 में किया गया है, यानी कि 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। तो अनुच्छेद 81 में जो है फ्रेंड्स इसका प्रावधान किया गया है और इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा के गठन का प्रावधान ये करता है, अनुच्छेद 81। और इसके सदस्य जो होते हैं वो जनता द्वारा जो है
प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर जो है एकल प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा जो है एकल सदस्यीय निर्वाचित क्षेत्र में, यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक सदस्य द्वारा निर्वाचित क्षेत्र में जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि डायरेक्ट इसके लिए वोट होता है। एमपी के लिए वोट होता है, लोकसभा के लिए वोट होता है। जैसे अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है तो इसके लिए जो है डायरेक्ट चुनाव होता है और ये प्रत्यक्ष विधि से चुनाव होता है, तो ये बात ध्यान रखनी। उसके बाद भारत में जो है मंत्रिपरिषद जो है, और मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये व्यवस्था जो है भारत में है, जो कि जो है संसदीय प्रणाली के जो है एक प्रकार से कहे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो है ये मुख्य विशेषता है। उसके बाद बात करें तो लोकसभा चुनाव को जो है फर्स्ट पास्ट द वोटिंग सिस्टम, लोकसभा चुनाव को जो है फर्स्ट पास्ट द वोटिंग सिस्टम, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, यानी कि सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले व्यक्ति की जो है जीत होगी। तो ये जो है फर्स्ट पास्ट वोटिंग सिस्टम हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो लोकसभा की शक्तियों और कार्य की बात करते हैं, यानी कि उसके वर्क एंड पावर्स की बात करें तो फ्रेंड्स धन विधेयक जो कि आर्टिकल 110 में दिया गया है, धन विधेयक कब किस में दिया गया, अनुच्छेद 110 में दिया गया था। वित्त विधेयक की बात करें ये जो है आर्टिकल 117 में दिया गया। ये जो है सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि धन विधेयक और वित्त विधेयक जो है ये सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं और राज्यसभा की शक्ति जो है इस मामला में कम है। उसके बाद धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, तो ये बात जो है एक्सेप्शनली आप पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख सकते हैं कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक इसमें ज्वाइंट मीटिंग का जो है प्रावधान नहीं है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो कार्यपालिका जिनके प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, तो कार्यपालिका अर्थात सरकार पर लोकसभा का प्रभावी जो है नियंत्रण होता है। कार्यपालिका अर्थात सरकार पर जो है किसका नियंत्रण होता है, लोकसभा का, यानी कि मंत्रिपरिषद का। और मंत्रिपरिषद उसी समय तक कार्य कर सकती है जब तक जो है उनको लोकसभा में जो है विश्वास मत हासिल हो। मंत्रिपरिषद उसी समय तक काम कर सकती है जब तक उनको जो है लोकसभा में विश्वास मत हासिल हो। तो ये जो है कार्यपालिका, और कार्यपालिका जो है ये कार्यपालिका या सरकार पर जो है लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो कोई व्यक्ति जो है एक ही टाइम में एक ही समय जो है संसद या राज्य विधानमंडल, संसद यानी कि लोकसभा या राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानमंडल के किसी सदन का जो है सदस्य नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जो है 14 दिन के अंदर उसको 14 दिन के अंदर जो है फ्रेंड्स राज्य के विधानमंडल की सीट खाली करनी होगी, अन्यथा जो है उनका जो है संसद से सदस्यता समाप्त हो जाएगा यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो है फ्रेंड्स तो अनुच्छेद 93 के अनुसार जो है लोकसभा अपने सदस्यों में से जो है एक अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष, अपने सदस्यों में से ही जो है एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को जो है यथाशीघ्र उसके निर्वाचन करेगा। इसका जो है प्राथमिक कार्य होता है लोकसभा की बैठकों का जो है संचालन करना। इनका प्राथमिक कार्य क्या होता है, लोकसभा की बैठकों का संचालन करना तथा कार्यवाही को व्यवस्थित और नियंत्रित करना। और उसके बाद जो है संचालन संबंधी किसी भी संशय या मतभेद, यानी संचालन में जो है कोई भी दिक्कत, मतभेद, ये प्रॉब्लम्स आती है तो उनका निर्णय जो है अंतिम होता है। किनका निर्णय, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय। और अभी जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी हैं जो कि राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। उनके बाद बात करें कि अध्यक्ष का एक और बहुत ही बड़ा काम होता है ये कि धन विधेयक या धन मनी बिल, यानी कि धन विधेयक है या नहीं, इसकी स्वीकृति जो है, इसकी पुष्टि लोकसभा अध्यक्ष ही करती है। और राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद और इनकी पुष्टि के बाद ही लोकसभा में यह पेश किया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता, तो ये बात भी जो है आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स संघीय विधायिका में बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा को हमने पढ़ लिया, और इसमें जो है अभी हम पढ़ेंगे इसमें अध्यक्ष के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उनके प्रावधान के बारे में तो हमने जाना कि 93 के अनुसार जो है लोकसभा जो है अपने सदस्यों में से ही जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें तो ये जो है दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी जो होते हैं उनका दायित्व है कि जो है राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के, इन दोनों सदनों
के पीठासीन अधिकारी का दायित्व है कि सदन की कार्यवाही संचालित करने से पहले आवश्यक न्यूनतम सदस्यता संख्या, आवश्यक कार्यवाही संचालन शुरू करने से पहले जो ये दोनों के लिए है कि आवश्यक न्यूनतम संख्या, जिसको कोरम भी कहते हैं, वो कोरम जो है सुनिश्चित करे। और सदन में जो है कोरम की जो कुल सदस्य संख्या का जो है ये 1/10वां भाग होता है। यानी कुल सदस्य संख्या का जो है 1/10वां भाग ये कोरम पूर्ति का काम दोनों सदनों का होता है। और इसके लिए जो है अनुच्छेद 100 प्रयुक्त होता है। यानी कि अनुच्छेद 100 में ये बात बताई गई है कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों का दायित्व है कि सदन की कार्यवाही संचालित करने के पूर्व आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या या कोरम सुनिश्चित करें। और सदनों में कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष जो है फ्रेंड्स, वो किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में प्रथमता मत नहीं देता, किंतु मत के अगर बराबर होने की अगर दशा आती है तो वे उस स्थिति में निर्णायक मत देता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। और आज तक जो है लोकसभा अध्यक्ष को इस अनन्य निर्णायक मतदान के अधिकार के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी है, आज तक पड़ी नहीं है। लेकिन वैसे स्थिति आती है तो निर्णायक मत देने का अधिकार उनके पास है। और ये बात जो है संविधान के अनुच्छेद 100 में कहा गया है। तो निर्णायक मत ये दे सकते हैं, प्रथमतम मत नहीं देते पक्ष या विपक्ष में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना रिजाइन यानी कि रेजिग्नेशन की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को देकर अपने पद से पदमुक्त हो सकता है। यानी कि उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र जो है रिजाइन लिखित में दे दे तो वो अपने पद से पदमुक्त हो सकते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष को जो है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव से भी हटाया जा सकता है। इन जितने भी सदस्य कुल सदस्य के बहुमत द्वारा जो है इनको प्रस्ताव पारित करके भी हटाया जा सकता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो 10वीं अनुसूची जिसमें जो है दल बदल विरोधी कानून के बारे में दिया गया है। तो 10वीं अनुसूची अर्थात दल विरोधी कानून के तहत जो है लोकसभा के किसी सदस्य के संबंध में अगर दल विरोधी संबंधी कोई शिकायत मिलती है तो उसकी निर्भरता के प्रश्न पर जो है फैसला ये लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अगर दल बदल विरोधी संबंधी अगर कोई कानूनी दांवपेच खड़े होते हैं तो इस स्थिति में जो है लोकसभा का अध्यक्ष का ही इसमें निर्णायक मत आता है वही शिकायत मिलने पे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि इसका जो है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। यदि मान लेते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष ने किसी कहीं पे जो है लोकसभा के किसी सदस्य पर जो है ये दल बदल विरोधी कानून का जो है शिकायत या आरोप मिलता है, तो उस स्थिति में जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है उसके निर्णय करेंगे। लेकिन उनका जो ये निर्णय होगा इनको जो है न्यायालय में चुनौती भी दिया जा सकता है और उसी चुनौती के आधार पर जो है इसका न्यायिक पुनर्विलोकन भी हो सकता है। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा की संसदीय समिति पर नियंत्रण करता है। तो संसदीय समितियों पर भी इनका नियंत्रण होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि संसदीय समितियों पर नियंत्रण रखता है। और ये सभी समितियों के प्रमुख, जितने भी समिति के प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, उसके बाद फ्रेंड्स बात करें कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य परियोजन समिति में वह स्वयं ही जो है इन तीनों में अध्यक्ष की भूमिका में होता है। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य परियोजन समिति, इसमें जो है स्वयं खुद जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है जैसे ओम बिरला जी जो हैं ये अध्यक्ष की भूमिका में होते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष का जो है अधीनस्थ नहीं है, उसके अंदर जो है ये काम नहीं करता, ये स्वतंत्र है, अधीनस्थ नहीं है। उनका उत्तरदायित्व अध्यक्ष के प्रति नहीं है बल्कि लोकसभा के प्रति है। यानी ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कौन? लोकसभा उपाध्यक्ष। वे अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं है, यानी उनके अंदर में नहीं है। तो वो जो है लोकसभा के प्रति उदारते और उसे जो है एक विशेषाधिकार भी प्राप्त है। किनको? उपाध्यक्ष को। इनको एक विशेषाधिकार भी प्राप्त है और वो विशेषाधिकार ये है कि यदि उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है, किसी भी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है, तो वो स्वयं जो है उस समिति का अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है। तो ये जो है इनके पास जो है विशेषाधिकार है उपाध्यक्ष के बाद। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो लोकसभा के प्रथम जो है अध्यक्ष थे तो वो जीवी मावलंकर थे, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जो है ये लोकसभा के प्रथम जो है
अध्यक्ष थे। तो ये बात जो है ध्यान रखनी है कि गणेश वासुदेव मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो प्रोटेम स्पीकर जो है एक शब्द आता है, प्रोटेम स्पीकर शब्द। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, आइए जानते हैं इसे। तो प्रोटेम स्पीकर की जो है नियुक्ति ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और क्यों की जाती है, तो ये वैसे तो ये लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम जो सदस्य होते हैं उसका जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन जब ये जो है अध्यक्ष चुनाव होता है, अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ रहता है, उससे पहले जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। और इसका जो है विशेष काम ये रहता है कि नया जो अध्यक्ष आने वाला है उस अध्यक्ष को जो है पद ग्रहण करने के बाद, उनके शपथ ग्रहण करने के बाद जो है इनकी ड्यूटी समाप्त हो जाती है, यानी कि वहाँ तक जो है इनका काम होता है। यानी प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है एवं नवनिर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनको शपथ ग्रहण करवाता है। और उनके शपथ ग्रहण करवाने के पश्चात जो है प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है वो खुद समाप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे जो है बात करेंगे फ्रेंड्स कि संसद के प्रमुख नेता होते हैं, जिसमें सदन के नेता होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं और सचेतक होते हैं। तो ये जो है संसद के प्रमुख नेता होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में। तो इसके बारे में जो है अगले पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।